हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 8। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आज ईसा के ऑफिस का पहला दिन था। रुद्र खुद उन सबके मीटिंग में मौजूद था और उसके सीनियर एम्प्लॉय अंजना उन सबको काम के बारे में समझा रही थी। रुद्र के इशारे पर अंजना ने बोलना शुरू किया। आप सबको प्रोजेक्ट पता है और उसे करने का तरीका भी, लेकिन आज शाम तक आपको अपने अपने 1 या 2 आइडियाज अपने हेड के पास सबमिट करने हैं। उन सब का रिव्यू किया जाएगा और आप सबको कल रिजल्ट बताया जाएगा। आपकी टीम से सिर्फ 5 लोगों को चुना जाएगा। मेरे और रघु सर के अलावा 2 पुराने एम्प्लॉय और होंगे। हम कुल 9 लोग साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे। वेल डन, गुड लक। इतना कहकर अंजना चुप हो गई। सबने अपना हाथ उठाकर टेबल पर धीरे से टप किया और अपनी सहमति जताई। इस पूरे मीटिंग में रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा और वो उठकर वहां से चला गया। लंच का समय होने वाला था। सबके जाने के बाद रघु ने ईसा से कहा, क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? अंजना का कदम जाते जाते दरवाजे तक रुक गए और वो अपना गर्दन घुमाकर रघु को देखने लगी। सॉरी सर, मैं अपना लंच लेकर आई हूँ। ईसा ने एक प्यारा सा स्माइल पास किया और वहां से चली गई। यह देखकर अंजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो, तुझे कोई तो पसंद आया। अंजना और रघु दोनों भाई बहन थे। अंजना का पति शराबी और जुआरी होने की वजह से अंजना ने अपने पति को छोड़ दिया था। अब उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो अपने भाई रघु के साथ रहती थी। राघव इसी वजह से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी पत्नी आएगी तो वह उसकी बहन और भांजे भांजियों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और हो सकता है उसे अपनी बहन को अकेला छोड़ना पड़े। अंजना भी उसके इस बात को बखूबी समझती थी, इसलिए वो बराबर उस पर शादी का दबाव बनाती रहती थी। फिर अंजना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। लंच के समय रोनी रुद्र के केबिन में आया। रुद्र अपने फाइल को टेबल पर खोल कर रखा था और उसे एकटक ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था और नजरें फाइल पर। रोनी आंखें फाड़कर कभी रुद्र को तो कभी फाइल को देख रहा था, क्योंकि रुद्र ने फाइल को उल्टा रखा हुआ था। रोनी ने मन ही मन सोचते हुए कहा, एक बीते भर की छोकरी, डेविल द किंग रुद्र सिंघानिया के दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि हमारे बेचारे बॉस फाइल को उल्टा करके बैठे हुए हैं और उन्हें ध्यान भी नहीं है कि फाइल उल्टा है। ठीक ही कहा है हमारे बड़े बूढ़ों ने, जोर, जोरू और जमीन, इसके लिए इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। रुद्र को जब रोनी की प्रेजेंस फील हुई तो रुद्र अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को पीछे चेयर पर टिकाते हुए बोला, क्या काम है रोनी, क्यों आए हो? बॉस, एक्सीडेंट का पता चल चुका है, कहकर रोनी ने फाइल टेबल पर रख दी। रुद्र जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट भयानक होती जा रही थी। ये अब तक जिंदा है? लगता है यमराज भी इसे कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कहकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि एक बार तो रोनी भी सहम गया। वैसे प्रयास अच्छा किया था इसने। अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो शायद ये अपने प्लान में कामयाब हो जाता। तुम्हें जानना था ना रोनी, मैं कैसे बचा? तो सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फ्लैशबैक। रुद्र अपने कार की स्पीड को फुल रफ्तार से सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। उसके पीछे एक कार और चल रही थी जो उसे टक्कर दे रही थी, लेकिन उससे आगे नहीं निकल रही थी। रुद्र ने अपने गाड़ी का ब्रेक एकाएक लगा दिया, जिससे रुद्र की कार एक जोरदार आवाज के साथ रुकते रुकते भी पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पेड़ से टकराती उससे पहले ही रुद्र गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ कूद चुका था और वो किनारे सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। हालांकि उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी। एकाएक रुद्र का ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार का बैलेंस बिगड़ा और उसकी गाड़ी भी टकराते टकराते रुद्र की गाड़ी से ही टकरा गई। उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और दोनों गाड़ी में एक साथ धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने से पहले वो आदमी भी गाड़ी से कूद चुका था। आग लगने की वजह से दूसरी कार तो सड़क से नीचे बनी खाई में गिर गई, लेकिन रुद्र की कार हाई एक्सपेंसिव होने की वजह से अभी भी वहीं पर थी। उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक टाइम बम निकाला और उसे रुद्र की गाड़ी में डाल दिया। फिर उसने अपने पॉकेट से एक दूसरा रिमोट निकाला और थोड़ी दूर जाकर उसके बटन को दबा दिया।
रुद्र की गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी। वो एक दो बार ऊपर उछलकर वापस अपनी जगह पर आकर धू धू कर जलने लगी। वो आदमी अपने आप को घसीटते हुए जलती कार से थोड़ा दूर आया और अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन लगाने लगा। तभी उसे आग के उजाले में बनते एक लंबे कद काठी की परछाई दिखी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर उसके हाथ रुक गए और जैसे ही वो पीछे पलटने को हुआ, रुद्र ने अपना गन उसके माथे पर लगा दिया। जिसे फोन लगा रहा था उससे लगा। बोल कि रुद्र सिंघानिया मर गया। उस आदमी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। उसके हलक में आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो हकलाने लगा, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मारने की सुपारी दी जा रही है। मुझे सिर्फ कार का नंबर बताया गया था और रात में उसे उड़ाने के लिए कहा गया था। तुझे जितना बोला उतना कर। उस आदमी का गिड़गिड़ाने का रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। रुद्र थोड़ा सा नीचे झुककर उस आदमी के सामने अपने पंजों पर बैठ गया। रुद्र को अपने इतना करीब देखकर वो आदमी मौत से कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन लगाकर कहा कि रुद्र सिंघानिया मर गया। उसका इतना कहना था कि रुद्र ने उसे एक हाथ से ही उठाकर अपनी जलती हुई कार में फेंक दिया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं वो रुद्र का एक बाल भी बांका कर सके। वो आदमी उसी कार में जल गया। प्रेजेंट टाइम। एक बात और थी रोनी, जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तो वहाँ पर एक साथ कई गाड़ियाँ आई। मैं पेड़ के पीछे छिप गया था। शायद वे लोग भी मुझे मारने आए थे। उनके बारे में भी पता करो। ओके बॉस। कहते हुए रोनी वहाँ से चला गया। रोनी के मन में अब भी रुद्र के कहे सारे शब्द गूंज रहे थे। वो गलियारे से होता हुआ अपने केबिन की तरफ जा रहा था। इधर रुद्र के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ और प्यून अंदर आए और कुछ फाइल टेबल पर रख दिया। सर, अंजना मैम बोली है ये न्यू एम्प्लॉय की फाइल है। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और प्यून को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो वहाँ से चुपचाप चले गए। ऑफिस नया होने की वजह से ईसा का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपने डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही थी। गलियारे से जाते हुए रोनी की नज़र जब उस पर पड़ी, उसने मन ही मन कहा, देखो तो कितने शांति से बैठी है। कौन कह सकता है कि इस शांत और मासूम सी लड़की ने द डेविल किंग रुद्र सिंघानिया उसकी रात की नींद और दिन का चैन छीना हुआ है। रोनी ने अपना सर झटका और अपने केबिन में चला गया। तभी ईशा के पास दो लड़कियां और एक लड़के आए। उनमें से एक पूजा और दूसरी अर्चना थी। लड़के का नाम करण था। पूजा और करण पुराने एम्प्लॉय थे। अर्चना नहीं थी, लेकिन पूजा उसकी दोस्त थी तो दोनों की जान पहचान भी थी। हाय, मैं पूजा हूँ। ईशा ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम ईशा है। चलो हम लंच करने चलते हैं, अर्चना ने कहा। लंच तो हो गया है। ओके, कहते हुए ईशा उन लोगों के साथ कैंटीन की तरफ चल दी। हमें तो कल से साथ में ही काम करना है, तो हम सब फ्रेंड। करण ने अपना हाथ ईशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ईशा ने भी मुस्कुराते हुए सबसे दोस्ती कर ली। तभी अर्चना बोली, पता नहीं किस किस का सिलेक्शन होगा। तुमने सुना नहीं? अंजना मैम ने कहा सिर्फ 5 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। कल के बारे में सोचकर आज का मूड क्यों खराब करना? ईशा ने कहा। उसकी ये बात सुनकर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तीनों बातें करते करते कैंटीन एरिया में पहुंच गए। कैंटीन एरिया बहुत बड़ा था। वहाँ टेबल का ऐसा अरेंजमेंट था कि एक टेबल पर कम से कम 10 से 12 लोग आ सकते थे। एक खाली टेबल देखकर पूजा ने इशारा किया, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। फिर चारों उस तरफ बढ़ गए। कैंटीन एरिया में हर एक तरफ फूल लगे हुए थे, चाहे वो पिलर हो या फिर छत हो या फिर ज़मीन। हर जगह पर फूल के गमले लटकाए हुए थे। ऐसा लगता था मानो वो कैंटीन कम बगीचा ज़्यादा है। वहाँ पर बैठकर खाने का एक मज़ा अलग ही था। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो अपने घर से टिफिन लाने के बावजूद भी वहीं आकर खाते थे। चारों एक टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी पूजा बोली, तुम लोग बैठो, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। अरे तो कितना लागी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, अर्चना ने कहा और पूजा और अर्चना दोनों खाना लाने के लिए चली गई। अब टेबल पर करण और ईशा बचे थे। डेली रूटीन के अनुसार रुद्र हर सैटरडे को कैंटीन आता था। ईशा को ये बात मालूम नहीं थी। करण बार बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रहा था। किसे ढूंढ रहे हो? ईशा ने पूछा। अरे नहीं, आज सैटरडे है ना, तो रुद्र सर घूमने आएंगे। ये सुनते ही ईशा का फेस उतर गया। अब चैन से खाना भी नहीं खाने देगा। रुद्र अपने केबिन में वसीम को डांट रहा था।
तुमने तो कहा था उसके घर का पानी 3-4 दिन तक नहीं आएगा, फिर वो ऑफिस कैसे आई? वसीम चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए था। सर, अभी तक उनके घर कोई प्लम्बर नहीं गया है और न ही उनके घर का नल चालू हुआ है। पता नहीं कैसे उनके घर का नल ठीक हुआ। उन्हें कहाँ से पानी मिला मुझे नहीं पता। तो मैं पता करूं? अभी पता करके बताओ मुझे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओके बॉस, मुझे 1 मिनट दीजिए। कहते हुए वसीम ने अपने उसी आदमी को फ़ोन लगाया जिसे दिशा के घर की निगरानी करने के लिए उसके घर के बाहर छोड़ा था। उसने वसीम को सब कुछ बता दिया। वसीम ने रुद्र को सब कुछ बताया। तब उसने प्रथा के घर का बिजली और पानी दोनों कटवाने का आदेश दे दिया। अब वसीम बेचारा मरता क्या न करता। वो मन ही मन रुद्र को कोसने लगा। बॉस के पास लगता है आजकल कॉन्ट्रैक्ट और डील की कमी हो गई है। एक मामूली सी लड़की के पीछे पड़े हैं। ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। वो अपना सर खुजाता हुआ वहाँ से जाने लगा। रुको, हमें कैंटीन जाना है, चलो मेरे साथ। और वसीम चुपचाप रुद्र के पीछे पीछे चलने लगा। रुद्र जैसे ही कैंटीन में पहुंचा, सभी उसकी तरफ देखने लगे, खास करके फीमेल एम्प्लॉय। सबको पता था कि हर सैटरडे को रुद्र कैंटीन आता है, इसलिए सब अच्छे से तैयार होकर मेकअप के साथ आती थी। रुद्र सबका क्रश था, लेकिन रुद्र बिना किसी पर ध्यान दिए किसी एक टेबल पर बैठकर लंच करता और उसी टेबल के एम्प्लॉय से बात करता और खाना खाकर चला जाता। उसे सिर्फ इस बात से मतलब था कि कहीं कैंटीन वाले उसके कंपनी का नाम न खराब कर दें। रुद्र का एक प्रेजेंस ही कैंटीन वालों के लिए सबक का काम होता था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी एक छोटी चीज़ भी खाने में नकली इस्तेमाल करें। फीमेल एम्प्लॉय उसे देखकर आहें भरती और इस उम्मीद में रहती शायद इस बार रुद्र सर हमारे टेबल पर आ जाए। लेकिन रुद्र जानबूझकर उस टेबल को चुनता जहां लेडीज या तो नहीं होती या फिर एक तो होती। इस बार उसकी नज़र ईशा पर पड़ी जो करण के साथ बैठकर अपने घर से लाई हुई लंच बॉक्स खा रही थी। करण भी उसमें से खा रहा था। इतना कम खाती हो इसलिए तुम इतनी पतली हो। इतना काम करना है 10 से 12 घंटा और 2 रोटी दाल, इससे क्या होगा? इससे अच्छा तो नहीं खाती। जितने तुम्हें एनर्जी चाहिए उतना भी खाना नहीं लाई हो। तुम्हारे पास एनर्जी आता कहाँ से है? अब खाऊंगी ना, कौन सा पैसे देने हैं, वो तो सैलरी से कटेगी। फिर दोनों हाई फाई करके हंसने लगे। रुद्र को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ गया। उसे अब भी यही लग रहा था कि ईशा उसे चिढ़ा रही है और वो ईशा से हार गया है। वो उन दोनों के टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वसीम ने जब ईशा को देखा तो समझ गया कि रुद्र उसी के पास जा रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये यहीं जॉब करती है? वसीम अपने मन में सोचते हुए बोला। मैं खाना लेकर आता हूँ, उसने रुद्र से कहा और जाने लगा। बैठ जाओ, रुद्र ने अपने कड़क आवाज में कहा। वही ईशा अब भी नजरें लंच बॉक्स में घुसाई थी। हालांकि सारा खाना खत्म हो गया था, बस वो रुद्र को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अभी भी लंच बॉक्स को देख रही थी। करण थोड़ा घबराते हुए खड़ा होने लगा और उसने रुद्र को ग्रीट किया। बैठ जाओ। रुद्र ने उसे भी बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक नज़र ईशा को देखते हुए कहा, कैंटीन में और खाना है मिस, आप मंगवा सकती हैं। इस तरह खाली बॉक्स देखने का कोई मतलब नहीं है। ईशा कुछ भी नहीं बोली और अपना लंच बॉक्स पैक करके बैग में रख दी। तब तक पूजा और अर्चना खाना लेकर आ गई थी। उसने वहां पर रुद्र को देखा तो वे दोनों भी चौंक गई और टेबल के पास खड़ी हो गई। खाने के डब्बा को टेबल पर रखने लगी। डब्बा सिर्फ 4 ही था। करण ने एक डब्बा रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। सर, इट्स ओके, आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरा खाना वसीम ले आएगा। वो कह तो करण से रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी ईशा पर टिकी हुई थी। वसीम उठकर जाने लगा। रुद्र को मन ही मन कोसने लगा। अगर खाना ही लाना था तो पहले ही रोका क्यों? अब तक तो लेकर आ गया होता। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी रुद्र से कुछ कहने की, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से खाना लेने के लिए चला गया। ईशा अब भी चुपचाप बैठी थी। उसने एक नज़र भी रुद्र को नहीं देखा था। पूजा और अर्चना को खड़ा देख रुद्र ने इशारा से बैठने को कहा। दोनों शर्माते हुए बैठ गए। ईशा अपना बॉक्स खोलकर चुपचाप सर नीचे किए खा रही थी। तभी वसीम भी खाना लेकर आ गया और रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र खाना कम खा रहा था और ईशा को ज़्यादा देख रहा था। सबके खाने की स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई थी। रुद्र का पर्जेंसी काफ़ी था उन सबकी बोलती बंद करने के लिए। वसीम बगल में खड़ा अपनी खोपड़ी खुजा रहा था। बॉस तो लड़की वाले टेबल पर बैठते ही नहीं, लेकिन आज तो यहाँ पर 3 मोहतरमा बैठी हुई हैं। लगता है बॉस को ईशा पसंद आ गई है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। करण के हाथ से घबराहट में चम्मच छूटकर नीचे गिर गया।
ईसा ने झट से अपना चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया। करण ने झिझकते हुए मना किया। नहीं, तुम खाओ, मुझे हाथ से खाने की आदत है, तुम खा लो, कहते हुए ईसा हाथ से खाने लगी। ईसा को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख रुद्र को और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। घमंड किस बात का है इसको, रुद्र ने मन ही मन कहा और खाने लगा। ईसा ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे रुद्र वहाँ है ही नहीं। इस बात से रुद्र का 1.25 ग्राम खून कम हो गया था। वसीम रुद्र के बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर डर रहा था। वहीं पूजा और अर्चना इतने देर में कुछ भी नहीं बोली थी। वो दोनों चुपचाप खा रही थी। थोड़ा बहुत खाने के बाद रुद्र उठ गया और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए ईसा को देखते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सभी रिलैक्स होकर लंबी लंबी सांस लेने लगे, जैसे रुद्र ने उन सबके हिस्से का ऑक्सीजन भी खुद ही ले रखा था। तुम लोग इतने डरते क्यों हो उनसे? ईसा ने रुद्र के जाते ही कहा। रुद्र उसकी बात सुनकर पलट गया। ईसा और करण का पीठ रुद्र की तरफ था, इसलिए दोनों ने नहीं देखा। लेकिन अर्चना पूजा की सांस हलक में अटक गई, क्योंकि रुद्र ईसा को बुरी तरह घूर रहा था। रुद्र ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया और ईसा अपने धुन में बोली जा रही थी। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो कोई शेर है, खा जाएगा। अरे जब कुछ गलती नहीं किया तो डरना क्यों? और मैं तो गलत करके भी नहीं डरती, और तुम लोग बिना गलती किए डर रहे हो। पूजा अर्चना बस उसका मुंह ताक रही थी। मिस्टर खड़ूस कही के, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कहता है अपनी खैर चाहती हो तो ऑफिस मत आना। अरे हाँ, माना कि ऑफिस उसके बाप का है, उसका है। मैंने इंटरव्यू पास किया है, उसकी टीम ने खुद मुझे चुना है, और अब ऐसे कैसे ऑफिस मत आना? और तो और मेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा दिया। बताओ, कल से हम लोग बिना पानी के हैं, लेकिन देखो मैं फिर भी आ गई। उससे लगा मैं उससे डर जाऊंगी। डरती नहीं हूँ मैं इससे। डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, मिस्टर डेविल कहीं के। रुद्र अपना दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। मैं भी उसे दिखा दूंगी उसने किससे पंगा लिया है। ईसा रॉय नाम है मेरा। पानी वाली गलती की तो मैंने सह लिया, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी। लेकिन अगर इसके बाद उसने कुछ भी किया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी, फिर मुझसे उलझने की फूल सपने में भी नहीं करेगा। ये लड़की है या आफत, कितना बोलती है। वसीम मुंह फाड़े ईसा को देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे टेप रिकॉर्डर चालू है। अब उसे ईसा के लिए चिंता हो रही थी। चुप हो जा, क्या कर रही है? कितना खुश होगी, वो इतने भी बुरे नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने तेरे घर का पानी ही बंद करवा दिया? करण ने ईसा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि उसने भी रुद्र को नहीं देखा था। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। चल, लंच टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में और जमा करनी है। हमारे पास सिर्फ 3 घंटा ही है। कहते हुए ईसा और करण जैसे ही पीछे मुड़े, करण तो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर गया। रुद्र अपना हाथ बांधे अब भी उसे घूर रहा था। ईसा ने करण को उठाया, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही करण के चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। ईसा ने रुद्र की आंखों में देखा और बोला, मैंने जो कहा सच कहा। और वो वहाँ से चली गई। वसीम अपने मन में कहता है, अब बोलो, वैसे तो सब पर अपना हुक्म चलाते रहते हो। कमाल की टक्कर देने वाली मिली है, जब रोनी सर को बताऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। और वसीम मन ही मन हंसने लगा। ईसा वहाँ से ऐसे निकली जैसे रुद्र वहाँ था ही नहीं। अब रुद्र के सब्र का बांध टूट गया था। उसके मन में फिर से एक शैतानी आइडिया आया और वो रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चला गया। जैसे ही लंच टाइम खत्म हुआ, ईसा के पास राघव फाइल लेकर आया। ईसा, रिपोर्ट घर पर बना लेगा, अभी प्रोजेक्ट शुरू करने में टाइम है। अभी इस फाइल को कंप्लीट करके दो, ज़रूरी है। ईसा ने जब सिर उठाकर देखा तो उसके सामने फाइलों की ढेर थी। लगभग 7 से 8 फाइल होंगे। इतना सारा काम एक साथ? ईसा ने थोड़ा सा चौंकते हुए कहा, हाँ, इसके लिए तुम्हें अलग से पे किया जाएगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो घर ले जाकर कर सकती हो, कल सुबह इसकी ज़रूरत है। रघु ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन सर, इतना सारा काम मुझे ही क्यों? और लोग भी तो है। ईसा ने रघु को देखते हुए कहा, रघु, अब तुम मुझे सिखाओगी किसे काम देना है और किसे नहीं? जब बोल दिया कि ओवर टाइम के लिए अलग से पे किया जाएगा तो क्या दिक्कत है? सर का ऑर्डर है। रघु को इस बात से नाराज़गी थी कि ईसा ने उसके साथ खाने से इनकार कर दिया था, और जब उसके पास रोनी फाइल लेकर आया और उसने ईसा को काम देने के लिए कहा तो उसके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मेरे साथ लंच करने से मना किया था, अब आएगा मज़ा। रुद्र ने उन फाइलों में 1-2 फाइल और रख दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और उसने ईसा को दे दिया। राघव भी काफ़ी हैंडसम था। 30 साल की एज में भी वो काफ़ी यंग और फिट था। इसी वजह से उसके
ऑफिस की लड़कियां उसके ऊपर मरती थी और जब ईसा ने उसे खाने के लिए मना किया तो उसके ईगो को ठेस पहुंच गए और हमारे राघव बाबू ईसा से बदला लेने पर उतर आए। ईसा ने सारा फाइल ले लिया और बिना किसी शिकायत के अपने काम में लग गई। धीरे धीरे ऑफिस की छुट्टी हो गई और सभी चले गए। ईसा अब भी अपना काम कर रही थी। पूरा दिन खत्म हो गया था। आसमान में चांद निकल आया था। तभी उसके पास पियोन आया। मैम, अब आप घर जाइए, घर पर काम कर लीजिएगा। काका, बस हो गया, मैं इसे राघव सर के कैबिन में रहकर आती हूँ, फिर चली जाऊंगी। ठीक है मैडम, पियून ने भले ही पोलाइट से कहा। काका, ईसा ने बड़े ही प्यार से कहा। आप मुझे ईसा कहकर बुलाइए या फिर बिटिया, बेटी, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे मैम मत कहिए प्लीज़। लेकिन मैम, सबको तो मैम ही कहता हूँ। कोई बात नहीं, आप सबको कहते होंगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है ईसा बेटा, अब तुम फाइल मुझे दे दो, मैं राघव सर के केबिन में रखाता हूँ। ईशा ने मुस्कुराते हुए वो फाइल काका के हाथों में दे दिया। काका और ईशा दोनों साथ ही ऑफिस से बाहर आ गए। ईशा जब घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन दोनों ही घर के बाहर रोड लाइट में बैठी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। लाइट का नामो निशान नहीं था। यह देखकर ईशा का माथा ठनका। कहीं ये डेविल का काम तो नहीं? आज तो माँ पक्का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे माता रानी, मेरी मदद करना। और वह अपने गले में पहने हुए लॉकेट को अपने हाथों से कस के पकड़ ली। धीरे धीरे गार्डन से होकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। गार्डन की बाउंड्री बहुत ही कम थी, लगभग 3 फीट, इसलिए पूरा गार्डन दिख रहा था। वसीम खुद गार्डन के पीछे खड़ा था। अब मेरे लिए यही काम रह गया है। कहाँ मैं बॉस का बॉडीगार्ड हूँ और कहाँ मुझे बॉस ने इस लड़की के पीछे लगा दिया। इस लड़की को भी दुनिया में कोई और नहीं मिला भिड़ने के लिए। भिड़ गई माफिया किंग से। हे भगवान, उठा ले मुझे। अम्मा को पता चलेगा तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यमराज जी, आप मेरे लिए सोए हैं, उठा लीजिए मुझे, उठा लीजिए। वसीम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए नौटंकी करते हुए कहा। ईसा धीरे धीरे चलते हुए ललिता और लिया के पास गई। ललिता गुस्से में अपना मुंह घुमा लेती है। लिया, क्या हुआ है? लाइट नहीं है? दी, सबके घर में तो लाइट है, पर यहाँ नहीं है। पानी लाइट दोनों नहीं है। लिया थोड़ा सा उदास होते हुए बोली।